एक चिड़िया ने बताया, इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं, हर कोई केवल अपना स्वार्थ पूरा करता है। एक वट वृक्ष पर एक गौरैया चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उसके पति की एक कौवे के साथ घनिष्ठ मित्रता थी, लेकिन कौवा जो था वह बहुत चालाक और दुष्ट था। इस बात को गौरैया भली भांति जानती थी और वह अपने पति को हमेशा उस कौवे से दूर रहने के लिए बोलती थी। लेकिन गौरैया का पति बड़ा भोला था, वह उसकी बात को हंसकर टाल दिया करता था। एक दिन की बात है, गौरैया का पति ढेर सारा भोजन लेकर आया। इस पर वह बोली, स्वामी, आप इतना सारा भोजन कहां से लेकर आए? तब गौरैया का पति बोला, प्रिय, ये भोजन मेरे मित्र कौवे ने दिया है और उसने कल हमें अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया है। ये सुनकर गौरैया चिड़िया बोली, स्वामी, मैं वहां नहीं जाऊंगी, इसमें जरूर आपके मित्र का कोई स्वार्थ है। इस पर उसका पति बोला, प्रिय, कैसा स्वार्थ? मैं कुछ समझा नहीं। तब गौरैया कहती है, स्वामी, यह बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाती हूं, आप ऐसे नहीं समझेंगे। गौरैया का पति बोला, ठीक है प्रिय, आप कहानी सुनाओ। तब गौरैया कहानी सुनाना शुरू करती है और कहती है, माधवगढ़ नामक किसी नगर में राजा तेज प्रताप सिंह राज करते थे। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। शिकार खेलते खेलते वह जंगल में बहुत दूर निकल गए। अचानक मौसम खराब हो गया। आंधी तूफान की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। राजा के सभी सिपाही और साथी बिछड़ चुके थे। दिन ढलते ढलते राजा को अब वापसी की चिंता होने लगी, लेकिन वह रास्ता भटक चुके थे। अब इस हालत में राजा वापस तो नहीं जा सकते थे, इसलिए मजबूरी में राजा को जंगल में ही रात बितानी थी। जंगल खूंखार जानवरों से भरा हुआ था। वह किसी सुरक्षित जगह की खोज करने लगे। चलते चलते उन्हें एक जगह धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। आगे जाकर राजा ने देखा कि वहां एक झोपड़ी थी। नेक दिल राजा ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाकर कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, बाहर मौसम खराब हो चुका है और मुझे सर छुपाने के लिए आसरा चाहिए। झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। वह बड़े ही सम्मान के साथ राजा को अंदर ले गया। उस बूढ़े आदमी की एक जवान और सुंदर बेटी थी। वे दोनों बाप बेटी इस जंगल में रहते थे। बूढ़ा आदमी जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में जाकर बेचता और इसी तरह उनका गुजारा चलता था। उसकी बेटी ने राजा के लिए बहुत अच्छा खाना तैयार किया। खाना बहुत ही साधारण था, लेकिन स्वाद में बहुत अच्छा था। इसके बाद राजा के लिए एक आरामदायक बिस्तर लगाया गया। बूढ़े आदमी और उसकी बेटी ने राजा की बहुत अच्छे से सेवा की। उस झोपड़ी में रात गुजारने के बाद सुबह राजा ने उनका धन्यवाद किया और अपने महल वापस लौट आए। राजा अपने महल में वापस तो आ चुके थे, लेकिन उन्हें उस बूढ़े लकड़हारे की खूबसूरत बेटी की बहुत याद आ रही थी, जिसने उन्हें एक परदेसी मुसाफिर समझकर इतना ख्याल रखा। राजा की शादी उनके मंत्री की बेटी से होने वाली थी, लेकिन मंत्री की बेटी बहुत घमंडी और चालाक थी। राजा ने उससे शादी करने से मना कर दिया और यह फैसला किया कि वह जंगल में रहने वाले उस लकड़हारे की बेटी से शादी करेंगे। इस तरह राजा और उस लकड़हारे की बेटी की शादी हो गई। मंत्री को इस बात का बहुत दुख हुआ और वह अब राजा से बदला लेने के लिए मौके की तलाश में रहने लगा। राजा अपनी रानी के साथ अच्छे से दिन गुजार रहे थे। एक साल बाद उनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ और दूसरे साल एक और बेटी हुई। इस तरह राजा की 2 बेटियां हो चुकी थीं। एक दिन मौका देखकर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, राज्य का संचालन करने के लिए एक बेटा होना जरूरी है। मेरा सुझाव है कि आप दूसरी शादी कर लीजिए ताकि आपको पुत्र की प्राप्ति हो सके। लेकिन राजा ने इस बात से इनकार कर दिया। जब मंत्री ने देखा कि उसकी बेटी की शादी राजा से होने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो उसने धीरे धीरे सेनापति और बाकी मंत्रियों को अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। फिर एक दिन धोखे से रानी के कमरे में सांप छोड़ दिया गया। सांप के डसने से रानी की मौत हो गई। दोनों राजकुमारियां उस समय बहुत छोटी थीं, लेकिन राजा ने फिर भी दूसरी शादी नहीं की। जब मंत्री ने देखा कि उसकी दाल नहीं गल रही, तो उसने रसोइयों के साथ मिलकर राजा के खाने में जहर मिला दिया। इसके कारण राजा की भी मौत हो गई। फिर मंत्री ने राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। राजा की एक पुरानी और वफादार दासी थी जो यह सब देख रही थी। उसे अब एहसास हो गया कि मंत्री जल्दी ही राजकुमारियों को भी मरवा देगा, इसलिए वह दासी उन दोनों राजकुमारियों को लेकर रात के अंधेरे में कहीं दूर चली गई। इस तरह एक नेक दिल राजा की जगह वहां की प्रजा को एक बेरहम और लालची राजा मिल गया। दासी दोनों लड़कियों को लेकर जंगल में चली गई और उनका भरण पोषण करने लगी। समय अपनी गति से गुजरता रहा। अब दोनों लड़कियां जवान हो चुकी थीं। इसी दौरान एक दिन दासी बहुत ज्यादा बीमार हो गई। जब उसने अपनी मौत को नजदीक पाया,
तो दोनों लड़कियों को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि वे असल में राजकुमारियां हैं और उनके माता पिता के साथ क्या हुआ था। इसके बाद उस नौकरानी की मौत हो गई। नौकरानी के मरने के बाद दोनों लड़कियां बिल्कुल अकेली हो गईं। वे अपने माता पिता को याद करती और बहुत रोती थीं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। एक दिन की बात है, एक राजकुमार जंगल में शिकार खेलने के लिए आया। राजकुमार का एक मित्र भी उसके साथ था, जो मंत्री का बेटा था। मंत्री का बेटा भी हैरान रह गया कि इस वीरान जंगल में इतनी सुंदर लड़की कहां से आ गई। वह उस लड़की के पास गया और उसे अपने बारे में सारी जानकारी दी। तो बड़ी राजकुमारी ने उसे मंत्री के बेटे का सारा किस्सा सुनाया कि कैसे वह मुझे देखता ही रह गया। तब छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, तुम देखना, वह अब राजकुमार को लेकर वापस आएगा और तुम इतनी सुंदर हो कि राजकुमार तुम्हें पसंद कर लेगा। तुम राजकुमार के साथ चली जाना और उसके साथ शादी कर लेना, लेकिन उसे मेरे बारे में मत बताना। बड़ी राजकुमारी ने सारी बात सुनी और कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब छोटी राजकुमारी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बहन, मैं भी तुम्हारे पीछे ही आऊंगी, पर हमारा यह रिश्ता अब इस दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। यह कहते हुए वह बाहर गई। जब वह वापस झोपड़ी में आई तो उसके पास बहुत ही छोटे छोटे सफेद फूल थे। वह फूल उसने अपनी बड़ी बहन को देते हुए कहा, जब राजकुमार तुम्हें लेकर जाएगा तो तुम सारे रास्ते ये फूल एक एक करके गिराती रहना। इस तरह से मैं इन फूलों का पीछा करते हुए तुम तक पहुंच जाऊंगी। सारी बात समझाने के बाद छोटी बहन झोपड़ी से बाहर निकलकर एक पेड़ के पीछे छुप गई। इतने में राजकुमार मंत्री के बेटे के साथ वहां पर आ गया। जैसे ही उसकी नजर बड़ी राजकुमारी पर पड़ी, वह उसे देखकर मोहित हो गया और उससे प्रेम करने लगा। राजकुमार ने पूछा, आप इस जंगल में अकेली क्यों रहती हैं? राजकुमारी अपनी छोटी बहन के द्वारा समझाई हुई बातें राजकुमार को बताने लगी और कहने लगी, मैं यहां पर अपने माता पिता के साथ रहती थी। मेरी मां की तो मौत हो चुकी थी, जबकि मेरे पिता एक लकड़हारे थे। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर हम लोग गुजारा करते थे। कुछ दिन पहले ही मेरे पिता की भी मौत हो गई। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसीलिए मैं अकेली ही रह रही हूं। राजकुमार ने जब यह सुना तो फौरन राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और अपने साथ चलने के लिए कहने लगा। राजकुमारी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। चलते समय राजकुमारी ने एक गठरी उठा ली जिसमें सफेद फूल थे। राजकुमार ने उसे अपने साथ अपने घोड़े पर बिठा लिया और वे लोग चलने लगे। रास्ते में बड़ी राजकुमारी एक एक करके वह सफेद फूल गिराती जा रही थी। दूसरी तरफ छोटी राजकुमारी पेड़ की ओर से बाहर निकली और उन सफेद फूलों का पीछा करने लगी। राजकुमार बड़ी बहन को लेकर सीधा महल में पहुंचा और अपने माता पिता के पास लेकर गया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई और यह भी कहा कि वह इस लड़की से प्रेम करता है और इससे विवाह करना चाहता है। असल में राजकुमार की पहले भी एक पत्नी थी, लेकिन वह बहुत ही घमंडी और नकछड़ी थी। उसकी मां भी उसके साथ महल में रहती थी। साथ ही वह अभी तक राजकुमार को कोई संतान नहीं दे पाई थी। शायद इसीलिए राजकुमार दूसरा विवाह करने जा रहे था। इधर जब उन दोनों मां बेटी को पता चला कि राजकुमार दूसरी शादी करने वाला है तो उन्हें बड़ा ही गुस्सा आया। पर वे दोनों जानती थीं कि राजकुमार जिस बात की ठान लेता है वह करके ही रहता है। इसीलिए उन्होंने शादी के लिए बनावटी खुशी का इजहार किया और कहने लगी, कितनी खुशी की बात है कि राजकुमार की एक बार फिर से शादी होगी और हम दोनों तो सौतन नहीं बल्कि बहनें बनकर रहेंगी। जब राजकुमार की पहली पत्नी ने शादी पर कोई ऐतराज नहीं किया तो बाकी सभी लोग भी राजी हो गए। दूसरी तरफ छोटी बहन उन फूलों का पीछा करते हुए नगर में आ चुकी थी। पूरे नगर में उत्सव का माहौल बना हुआ था। छोटी बहन ने एक बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा क्या बात है, हर तरफ रौनक छाई हुई है। तो बूढ़ी अम्मा ने बताया, हमारे राजकुमार को जंगल से एक बहुत ही प्यारी लड़की मिली है और राजकुमार उसके साथ शादी करने वाला है, इसीलिए सारे नगर में उत्सव मनाया जा रहा है। फिर छोटी बहन ने उस बुढ़िया से पूछा, अम्मा क्या मुझे यहाँ पर कोई काम मिल सकता है? मैं गांव से आई हूँ और मेरे माँ बाप नहीं है, रहने के लिए कोई आसरा भी नहीं है। बूढ़ी औरत कहने लगी, काम तो मिल सकता है क्योंकि आजकल महल में बहुत ही काम है और मैं भी वहीं पर जा रही हूँ। उस बूढ़ी औरत की एक बेटी थी जो कुछ दिन पहले ही बीमारी के कारण मर चुकी थी। बुढ़िया ने छोटी राजकुमारी से कहा, तुम्हें देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ रही है। तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर पर ही रह सकती हो। असल में यह बूढ़ी औरत अपनी जवानी में महल में नौकरानी का काम करती थी। अब बुढ़ापे की वजह से वह यह काम छोड़ चुकी थी। राजकुमारी ने कहा,
ठीक है अम्मा, मैं तुम्हारे घर में ही रहूंगी, लेकिन मैं काम करना चाहती हूं। क्या तुम महल में मुझे कोई काम दिलवा सकती हो? बूढ़ी औरत राजकुमारी को लेकर महल की तरफ चल दी, जहां हर तरफ खुशियों का माहौल था। बूढ़ी अम्मा जब उसे लेकर महल में पहुंची तो सामने से राजकुमार की पहली पत्नी आती हुई दिखाई दी। वो उस बुढ़िया को अच्छी तरह से जानती थी। बुढ़िया ने उसे प्रणाम किया और कहने लगी, यह मेरी भांजी है और आज ही गांव से आई है। इस बेचारी के मां बाप मर चुके हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसे महल में दासी के रूप में रख लीजिए। राजकुमार की पहली पत्नी ने छोटी बहन को बड़े ही ध्यान से देखा और फिर उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। कहने लगी, सुनो लड़की, तुम इतनी दूर अपने गांव से यहां पर काम करने के लिए आई हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी गरीबी मिटाने के लिए नकदी की आवश्यकता होगी। अगर तुम यहां पर मेरी खास नौकरानी बनकर रहोगी और मेरे बताए हुए काम करोगी तो मैं तुम्हें ढेर सारी दौलत दूंगी, क्योंकि बाकी सभी दासियां इस महल में पुरानी हैं और वह मेरा साथ नहीं देंगी। तुम्हें उन सब से बचकर मेरे लिए काम करना होगा। बोलो, क्या तुम्हें यह मंजूर है? छोटी बहन यह जान चुकी थी कि यह राजकुमार की पहली पत्नी है और उसकी बातों से उसे किसी साजिश की बू आने लगी। बात को समझते हुए वह जल्दी से बोली, रानी जी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। उसकी बात सुनकर वह मुस्कुराते हुए बोली, अभी तो मैं रानी नहीं बनी हूं, जब राजकुमार राजा बन जाएंगे तब मैं रानी बनूंगी। छोटी बहन ने कहा, आप चिंता न करें, ईश्वर ने चाहा तो आप जल्दी ही रानी बन जाएंगे। यह सुनकर राजकुमार की पहली पत्नी कहने लगी, तुम तो बहुत ही काम की चीज हो, बस तुम आज से ही महल में मेरे लिए काम करने लगो और मेरे कहे के मुताबिक चलना। छोटी बहन ने कहा, जी बिल्कुल, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं अपना हर काम पूरी मुस्तैदी से करूंगी। इसके बाद वह दोनों बड़ी राजकुमारी यानी बड़ी बहन के कमरे में गई। पहली पत्नी कहने लगी, यह लड़की आज से आपकी दासी है, तुम्हें जो भी काम करवाना हो इससे करवा लेना। अब बड़ी बहन ने जब अपनी छोटी बहन को देखा तो बहुत ही खुश हुई और वह राजकुमार की पहली पत्नी से कहने लगी, आप कितनी अच्छी हैं। राजकुमार की पहली पत्नी कहने लगी, महल में मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं जरा वह देखने जा रही हूं। उसके जाते ही दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गईं। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को यह सच्चाई नहीं बताई कि यहां महल में आकर उसे क्या काम करना है। कुछ दिन के बाद राजकुमार की शादी बड़ी राजकुमारी के साथ हो गई। सभी लोग बहुत ही खुश थे, सिवाय राजकुमार की पहली पत्नी के। छोटी बहन हमेशा सारा दिन उसके साथ ही रहती। पहली पत्नी सोचती रहती कि दूसरी पत्नी से कैसे छुटकारा पाया जाए। कुछ दिनों के बाद बड़ी बहन गर्भवती हो गई। यह खबर राजकुमार की पहली पत्नी के लिए बहुत ही बुरी थी, क्योंकि अब तक वह राजकुमार को संतान ना दे सकी थी। पहली पत्नी छोटी बहन के साथ मिलकर यह सोचने में लगी हुई थी कि क्या किया जाए। अब छोटी बहन भी बहुत ही परेशान रहने लगी। एक दिन मौका देखकर उसने अपनी बड़ी बहन से कहा, हमें महल छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। अब छोटी बहन यह भी नहीं बता सकती थी कि राजकुमार की पहली पत्नी उससे कितना जलती है। वह अगर यह बात बता भी देती तो उसकी बात पर कोई विश्वास न करता, क्योंकि राजकुमार की पहली पत्नी सबके सामने छोटी बहन का बहुत ही ख्याल रखती थी। बड़ी बहन यह बात सुनकर कहने लगी, बहन, मुझे यहां पर सभी लोग बहुत ही प्यार करते हैं। मैं तो तुम्हें उसी समय कह रही थी कि तुम भी मेरे साथ महल में चलो, लेकिन तुम नहीं मानी और तुमने ही कहा था कि अपना और मेरा रिश्ता सबसे छुपा कर रखना। तुम अगर कहो तो मैं अभी के अभी राजकुमार को सारी बात बता देती हूँ कि तुम मेरी बहन हो। पर अक्लमंद छोटी राजकुमारी जानती थी कि अब इस सच्चाई को बताने से सभी लोग उन्हें झूठा ही समझेंगे, सोचेंगे कि हमने जानबूझकर अपना यह रिश्ता छुपाया। और यह भी हो सकता है कि वे लोग हम दोनों बहनों को षड्यंत्रकारी या जासूस समझें। ये सब विचार करने के बाद छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, नहीं, तुम अभी किसी को मत बताना। कुछ दिनों के बाद जब बच्चे के पैदा होने का समय हुआ तो राजकुमार की पहली पत्नी ने दाई और छोटी बहन को बहुत सा धन देकर कहा, जैसे ही बच्चा पैदा हो तुम उसको उठाकर मार देना और उसकी जगह पर बंदर का बच्चा रख देना। छोटी बहन कहने लगी, यह काम तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। फिर जब बच्चे ने जन्म लिया तो दाई ने बेहोश मां यानी कि बड़ी राजकुमारी के पास से बच्चे को उठाया और छोटी बहन को दे दिया और यह कहा, इसे ले जाकर मार दो और उसकी जगह पर बंदर के बच्चे को रख दो। छोटी बहन ने जल्दी से बच्चे को कपड़े में लपेटा और छिपते छिपाते पिछले रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने बूढ़ी अम्मा को वह बच्चा देते हुए कहा, अम्मा, ये बच्चा मेरी बड़ी बहन का है। ये बात तुम किसी को मत बताना। इसे बकरी का दूध पिलाकर पालो,
मैं शाम तक इसको आकर संभालती हूँ। बूढ़ी अम्मा ने उससे कोई सवाल नहीं किया क्योंकि वह बहुत ही जल्दी में थी। छोटी बहन जब महल में वापस आई तो देखा कि महल में कोहराम मचा हुआ था। दाई ने सबको यह बताया था कि राजकुमार की दूसरी पत्नी ने इंसान की जगह बंदर के बच्चे को जन्म दिया है। यह खबर सुनकर सब लोग हैरान थे और दुखी भी। बड़ी बहन रोती जा रही थी और कह रही थी कि यह सब झूठ है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी और ना ही उससे कोई बात कर रहा था। छोटी बहन ने एक बार फिर से अपनी बड़ी बहन को कहा, तुम मेरे साथ चलो, हम इस महल को छोड़कर अपनी दुनिया बसाएंगे। पर वह नहीं मानी और कहने लगी, मैं राजकुमार से बहुत ही प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं राजकुमार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। छोटी बहन रोते हुए वापस अपने घर आ गई और उसने बूढ़ी अम्मा को सारा किस्सा सुनाया। इस पर अम्मा ने कहा, बिटिया, अब जो होना था वह हो चुका। हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पाल लेंगे। समय आने पर ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि छोटी रानी को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। मंत्री ने राजा को समझाने की बहुत ही कोशिश की कि ना जाने मुझे क्यों लगता है कि छोटी रानी निर्दोष है, लेकिन राजा ने उसकी एक ना सुनी। आखिरकार छोटी रानी को कारागार में डाल दिया गया। अब तो बड़ी रानी बहुत ही खुश थी क्योंकि सारी चीजें उसके मन के मुताबिक हो रही थी। दिन बीतने लगे। राजा को कभी कभी अपनी छोटी रानी की याद आती थी, पर साथ ही जब उसे बंदर और कुत्ते के बच्चे के बारे में याद आता तो वह अपनी रानी से नफरत करने लगता। दूसरी तरफ छोटी बहन ने बड़ी रानी से कहा कि अब उसकी शादी होने वाली है, इसीलिए वह महल के काम को छोड़कर जा रही है। रानी को दासियों की कोई कमी तो थी नहीं। छोटी बहन अब बूढ़ी माँ और दोनों बच्चों को लेकर जंगल में अपनी उस झोपड़ी में वापस आ गई। वहां पर वे उन दोनों बच्चों को पालने लगे। 5 साल के बाद एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए आया। राजा और उसका मंत्री दोनों अपने घोड़े को नदी के किनारे पानी पिलाने के लिए गए। अभी वे पानी पी ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि वहां पर बड़े ही सुंदर 2 बच्चे आए जिनके पास लकड़ी के घोड़े थे। आते ही वे दोनों बच्चे अपने लकड़ी के घोड़े को पानी पिलाने लगे और साथ में एक गाना भी गा रहे थे, काठ का घोड़ा, लोहे की लगाम, चल पानी पी ले, ओ मेरे गुलाम। राजा को यह सब देखकर बड़ी हैरानी हुई और वह उनके पास गया। उनसे पूछने लगा, प्यारे बच्चों, क्या लकड़ी के घोड़े भी कभी पानी पीते हैं और क्या लोहे की भी कभी लगाम होती है? इस पर बच्चे कहने लगे, अगर एक स्त्री कुत्ते के बच्चे और बंदर के बच्चे को जन्म दे सकती है तो एक ना एक दिन ये लकड़ी के घोड़े भी पानी पिएंगे। ये सुनकर राजा और मंत्री दोनों हैरान रह गए। राजा ने बच्चों से पूछा, ये बात तुम्हें किसने सिखाई? इस पर बच्चे बोले, हमारी मौसी ने। राजा ने कहा, बच्चों, मुझे अपनी मौसी के पास ले चलो। बच्चे राजा और मंत्री को उसी झोपड़ी पर ले आए जहां कुछ साल पहले राजा आया था और बड़ी बहन को अपने साथ ले गया था। राजा ने जब वहां पर अपने महल की पुरानी दासी को देखा तो चौंक गया और पूछने लगा, लड़की, ये बच्चे कौन हैं और ये सब क्या मामला है? छोटी बहन ने राजा से कहा, आप कुछ साल पहले यहां से जिस लड़की को लेकर गए थे, मैं उसी की बहन हूं। मुझे इस बात का अंदेशा था कि राजमहलों में अक्सर साजिशें की जाती हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं। राजा ने पूछा, तुम्हें पहले से यह अंदेशा क्यों था? वह कहने लगी, हम भी कोई साधारण लोग नहीं हैं, बल्कि हम दोनों बहनें राजकुमारियां हैं। हमारे पिता भी आपकी ही तरह से राजा थे। महल में पहुंचते ही मुझे पता चल गया था कि बहुत ही जल्दी मेरी बड़ी बहन के खिलाफ भी साजिश होने वाली है। आपकी पहली पत्नी ने भाग्यवश मुझे ही यह सब काम करने के लिए चुना था। वह यह नहीं जानती थी कि जिसके साथ मिलकर और जिसके खिलाफ वह साजिश कर रही है, वह दोनों आपस में बहनें ही हैं। इसके बाद छोटी बहन ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात राजा को बताई कि किस तरह से बड़ी बहन के बच्चों को कुत्ते और बंदर के बच्चों से बदला गया, और यह भी बताया कि ये दोनों बच्चे कोई और नहीं बल्कि आपके ही बेटे हैं। राजा ने दोनों बेटों को गले से लगा लिया और सभी की आंखों से आंसू बहने लगे। सारी सच्चाई जानने के बाद राजा को भयंकर गुस्सा आया और वह कहने लगा कि अब वह बड़ी रानी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन छोटी बहन ने उसे रोक लिया और कहा, छोटी रानी के साथ गलत हुआ है, जिसने निर्दोष होकर भी सजा पाई है। इसलिए पहले आप छोटी रानी को कारागार से निकालिए, उसके बाद छोटी रानी को यह अधिकार दीजिए कि वह बड़ी रानी के लिए सजा तय करे। राजा को उसकी यह सलाह बहुत ही अच्छी लगी। राजा ने अपने दोनों बच्चों को घोड़े पर बिठाया और फिर मंत्री को आदेश दिया कि वह राजकुमारी को अपने घोड़े पर बिठा ले, क्योंकि राजा ने यह बात भांप ली थी कि मंत्री की नजरों में राजकुमारी के लिए प्यार उमड़ रहा था। इसके बाद
वे सभी महल में पहुंच गए। राजा ने सबसे पहले बड़ी रानी को बेड़ियां पहनवा दी और खुद जाकर कारागार में छोटी रानी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। कहने लगा, रानी मुझे माफ कर दो, मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया है और मैं तुम्हें आजाद करने के लिए यहां पर आया हूं। छोटी रानी को कैद से निकाला गया और बड़ी रानी को उसके सामने पेश किया गया। मंत्री ने सबके सामने एक बार फिर से सारी सच्चाई बयान की। छोटी रानी को जब उसके बच्चे और छोटी बहन मिल गए तो वह उनके गले लगकर रोने लगी। फिर राजा ने कहा, रानी आज तुम्हें अधिकार है कि तुम बड़ी रानी को सजा दो। मगर छोटी रानी ने यह कहकर उसे माफ कर दिया। गुजरा हुआ समय वापस नहीं आ सकता और दूसरा, यह सब मेरे भाग्य में ही लिखा हुआ था, इसलिए मैं इसे कोई सजा नहीं दूंगी। जब बड़ी रानी, जो कि थर थर कांप रही थी, ने यह बात सुनी तो रोते हुए छोटी रानी के पैरों में गिर पड़ी। कहने लगी, तुमने मुझे माफ करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इसके बाद राजा ने मंत्री और अपनी सेना को लेकर राजकुमारी के उस पैतृक राज्य पर आक्रमण कर दिया और उसे जीत लिया, जो राजकुमारी के पिता के मंत्री ने छल करके हथिया लिया था। राजा ने राजकुमारियों के उस गद्दार मंत्री की आंखें निकलवा दी और उसे अंधा करवाकर बंदी गृह में डलवा दिया। राजकुमारियों को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। अब तो पूरे महल में उत्सव मनाने की तैयारी होने लगी। इस मौके पर मंत्री ने राजा के सामने छोटी राजकुमारी की शादी का प्रस्ताव रखा। राजा ने मुस्कुराते हुए छोटी राजकुमारी की तरफ देखा। छोटी राजकुमारी ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। कुछ दिनों के बाद बड़े ही धूमधाम से मंत्री और छोटी राजकुमारी की शादी कर दी गई। राजा ने अपने मंत्री दोस्त को राजकुमारियों के पैतृक राज्य का राजा बना दिया और इस तरह वहां का कार्यभार राजा का मंत्री दोस्त और छोटी राजकुमारी मिलकर संभालने लगे। इसके बाद वे सभी एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगे। इस तरह कहानी के अंत तक आते आते गौरैया के पति को गौरैया की बात अच्छी तरह समझ आ गई और उसने उस दुष्ट कौवे से दूरी बना ली। इस तरह दोनों पति पत्नी आगे का सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे।